हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, गेट 2020 के हमने सोम के लेक्चर स्टार्ट करे थे। तो लास्ट क्लास में हमने मॉर्निंग लेक्चर तक, मॉर्निंग जो एग्जाम में 2020 के क्वेश्चन आए थे उनको कवर किया था। आज हम इवनिंग सेशन में जो क्वेश्चन या आफ्टरनून सेशन में जो क्वेश्चन आए उन्हें कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये गेट 2020 के आफ्टरनून सेशन का क्वेश्चन है। द स्टेट ऑफ स्ट्रेस रिप्रेजेंटेड बाय द मोहर सर्कल शोन इन द फिगर इज दिस। तो ये डायग्राम हमें क्वेश्चन में गिवन था और 4 ऑप्शन गिवन है। हमें बताना है कि ये जो स्टेट क्वेश्चन में गिवन है ये किसको डिनोट कर रहा है, कौन सी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लास्ट लेक्चर में भी मैंने बोला था कि मोहर सर्कल जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो काफी जगह कवर होता है। सोम में देखेंगे आगे, सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट है उसमें भी क्या होता है, मोहर सर्कल का यूज रहता है। ये क्वेश्चन रिपीटेडली क्या आता है, क्वेश्चन पेपर में आता रहता है। तो ये जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है इसी का एक क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में भी हमने कवर किया है कि इस तरह का जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है वो किसको डिफाइन करता है। तो अगर लास्ट वीडियो लेक्चर देखोगे तो वहाँ भी समझ में आ जाएगा, वरना यहाँ पे भी एक बार दोबारा देख लेते हैं कि देखो ऐसा स्टेट जब डिफाइन होता है जहाँ पे शियर भी क्या हो हमारे पास, जो शियर है और जो स्ट्रेस लग रहा है दैट इज प्रिंसिपल स्ट्रेस लग रहे हैं, दोनों ही प्रिंसिपल स्ट्रेस किसके बराबर हो, शियर स्ट्रेस के बराबर हो हमारे पास। तो जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस है और ये शियर स्ट्रेस है यहाँ पे, और ये दोनों ही वैल्यूज क्या होंगी, बराबर होंगी, टाउ के बराबर हम मान लेते हैं। तो ये वैल्यू भी क्या होगी, टाउ के बराबर होगी या माइनस टाउ के बराबर होगी। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो मेजर माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो दोनों ही इक्वल है, अपोजिट इन नेचर है और मैग्नीट्यूड उनका किसके बराबर है, शियर स्ट्रेस के बराबर है। तो ऐसा जो स्टेट होता है वो किसको डिफाइन करता है, हमारे पास प्योर शियर के स्टेट को डिफाइन करता है। तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, दैट इज प्योर स्टेट को डिफाइन करता है। तो ये तो हमारा इस क्वेश्चन के बेसिस पे हो गया। अगर हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि यूनी एक्सियल टेंशन के लिए क्या होगा, पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज यूनी एक्सियल टेंशन। हम कैसे समझ सकते हैं कि ये इस तरह से एक बार लगी हुई है हमारे पास, एक बार, ये एक बार है, फिक्स बार है। तो हम फिक्स बार में क्या हो रहा है, हमारे पास एक हमने क्या किया, इस तरह से लोड लगा दिया है, इस बार में कोई पी लोड लगा दिया। तो ये एक प्रकार क्या डिफाइन कर रहा है, बार में केवल एक ही एक्सेस में टेंशन लगा हुआ है, तो दैट इज यूनी एक्सियल टेंशन। तो इस यूनी एक्सियल टेंशन का अगर मैं शेप बनाता हूँ, सॉरी मोहर सर्कल बनाता हूँ, तो वो किस तरह से मुझे शो करेगा। यूनी एक्सियल टेंशन में देखो यही जो स्टेट हो जाएगा, यही जो फोर्स हो जाएगा यहाँ पे। जैसे अगर इसका एरिया ए मान लेता हूँ मैं, तो जो स्ट्रेस आएगा पी बाय ए, यही स्ट्रेस मेरे पास क्या हो जाएगा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगा। दिस स्ट्रेस इज ओनली द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो ये हमारे पास सर्कल बन जाएगा। तो दिस शोज द मोहर सर्कल फॉर द यूनी एक्सियल टेंशन, जहां पे हमारे पास माइनर की वैल्यू कितनी है, 0 है, और मेजर की वैल्यू कितनी है, सिग्मा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, यूनी एक्सियल के लिए हो गया। ठीक है, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस होपफुली सबको पता होगा कि प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है। ऐसा प्लेन या ऐसा प्लेन जिसमें केवल नॉर्मल स्ट्रेस एग्जिस्ट करता हो, शियर स्ट्रेस क्या रहे, 0 रहे। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये मोहर सर्कल क्या होता है, टाउ वर्सेस सिग्मा का ग्राफ होता है हमारे पास। तो इस पॉइंट पे क्या है, टाउ की वैल्यू 0 है। तो दिस इज फॉर यूनी एक्सियल। ये ए ऑप्शन के लिए है। तो आंसर ध्यान रखना, आंसर इज डी इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर हम सेकंड यहाँ पे देखते हैं, बाई एक्सियल टेंशन विद इक्वल मैग्नीट्यूड अगर मैं देखता हूँ, तो अगर मैं कोई भी ऐसे फिगर ले रहा हूँ, यहाँ पे ये फिगर है, इसके क्या है, दोनों एक्सिस में इस तरह से क्या लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है। तो दोनों एक्सिस में जो स्ट्रेस लग रहा है मैं मान लेता हूँ कि कितना लग रहा है, सिग्मा एंड सिग्मा, क्योंकि बाई एक्सियल विद इक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का बराबर है। तो इसके केस में अगर मैं मोहर सर्कल बनाने की कोशिश करूंगा, तो मोहर सर्कल मेरे को कैसा कुछ नजर आएगा कि अगर मैं देखता हूँ कि दोनों ही, देखो दोनों ही प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे। तो देखो जो डायमीटर ऑफ द मोहर सर्कल होता है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि डायमीटर ऑफ द मोहर सर्कल किसके बराबर होता है, डिफरेंस बिटवीन दी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, दैट इज मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के बीच जो डिफरेंस होगा, दैट शोज द डायमीटर ऑफ द मोहर सर्कल। तो इस केस में जो डिफरेंस होगा, देखो सिग्मा माइनस सिग्मा कितना हो जाएगा, मेरे पास 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो सर्कल है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस केस में जो मोहर सर्कल बनता है वो क्या बनता है, एक पॉइंट बनेगा। ठीक है, और वो पॉइंट कितना होगा, सिग्मा वैल्यू होगी उसकी। तो दिस विल बी द मोहर सर्कल फॉर, ऑप्शन बी के लिए मैंने बनाया। तो दिस विल बी द सर्कल फॉर, सॉरी मोहर सर्कल फॉर द बाई एक्सियल टेंशन विद इक्वल मैग्नीट्यूड। थर्ड ऑप्शन इसी तरह मैं देखता हूँ, थर्ड ऑप्शन भी क्या है हमारे पास, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। देखो थर्ड ऑप्शन इज सिमिलर टू दी सेकंड ऑप्शन। तो बाई एक्सियल में क्या होता है, दोनों एक्सेस में क्या हो रहा है, बराबर स्ट्रेस लग रहा है। अगर मैं हाइड्रोस्टैटिक की बात करता हूँ, तो हाइड्रोस्टैटिक में क्या शो करता है कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स या हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है जहां पे तीनों एक्सेस में क्या होगा, बराबर स्ट्रेस लग रहा होगा। पर अगर मुझे मोहर सर्कल ड्रॉ करना है, तो मैं प्लेनर फिगर के लिए मोहर सर्कल ड्रॉ करता हूँ। उसमें अगर मैं देखूंगा प्लेनर फिगर के लिए, तो जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, सिग्मा एन सिग्मा होगा दोनों तरफ। तो इसमें भी जो मोहर सर्कल बनेगा वो किसकी तरह बनेगा, सेम इसी की तरह बनेगा।
तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था। आंसर इसका नो डाउट डी था। तो पर एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने क्या किया, तीनों के लिए ही क्या किया, मोर सर्कल बनाने की बनाया है यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। A weightless cantilever beam of span L is loaded as shown in the figure for the entire span of the beam. The material properties are identical and the cross section is rectangular with constant width. For a flexural critical perspective, the most economical longitudinal profile of the beam to carry the given load amongst the option given below is this. तो हमें क्या बताना है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी मोस्ट इकोनॉमिकल लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल होगी। सामने से जब हम अपने सेक्शन को देखेंगे तो कौन सी बीम की मोस्ट इकोनॉमिकल होगी, हमें किसके बेसिस पे बताना है कि फ्लेक्सुरल कंडीशन के बेसिस पे मोस्ट इकोनॉमिकल क्या होगी। तो देखो ये एक बीम दे रखी है इस तरह से, एक बीम दे रखी है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, एक पी लोड लग रखा है और एक इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या रखा है, पीएल मूवमेंट लग रखा है। तो फ्लेक्चरर के बेसिस पे अगर मुझे ये देखना है कि कहाँ पे मोस्ट इकोनॉमिकल, तो देखो मोस्ट इकोनॉमिकल की जब बात होती है कि मोस्ट इकोनॉमिकल अगर प्रोफाइल बनानी होती है तो उसमें हम ये देखते हैं कि हमारा क्या होता है, वेरिंग क्रॉस सेक्शन होता है। क्या होता है हमारे पास, वेरिंग क्रॉस सेक्शन होता है, ताकि हम मटेरियल को क्या कर सके, सेव कर सके। तो इसने एक बात तो कह दी कि विड्थ ऑफ दी जो है हमारे पास वो क्या है, कांस्टेंट विड्थ है। तो अगर हम ये देखें कि एक सेक्शन पे, किसी क्रॉस सेक्शन पे वो क्या कह रहा है कि अगर मैं सामने से देखूंगा इस सेक्शन को, अगर मैं यहाँ से कट करके देखता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं सामने से देखूंगा तो इस तरह से कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन देगा, पर लेंथ के अलोंग क्या कर रहा है, वो वेरी कर रहा है क्रॉस सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल बनानी है हमें, तो लेंथ के अलोंग क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो अगर मैं ये देखता हूँ तो अब कि वेरी कैसे कर रहा है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा पहले जो फ्रैक्चरल स्ट्रेस है या फिर जो बेंडिंग मूवमेंट है वो किस तरह से वेरी कर रहा है हमारा इस क्रॉस सेक्शन पे। तो अगर मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा तो देखो, होपफुली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना आता ही होगा। तो अगर मैं इस पॉइंट पे देखूंगा तो क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा इस पॉइंट पे। अगर मैं देखता हूँ तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा मेरे पास, ठीक है। और इस पॉइंट पे क्या होगा, मिनिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पे मेरे पास, जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू पीएल। तो ये क्या होगा मेरे पास, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस क्रॉस सेक्शन। समझने के लिए कैसे बना है, मैं क्या कर सकता हूँ, अलग अलग भी बना सकता हूँ। कि एक बार लोड के लिए बना लिया मैंने, तो लोड के लिए अगर मैं बनाऊंगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो कुछ इस तरह से नजर आएगा मेरे को। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, पीएल आएगा। ये दिस इज फॉर कॉन्सेंट्रेटेड लोड, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड लोड हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं देखता हूँ सेकंड पार्ट में, तो फॉर मूवमेंट के लिए मेरे पास कैसा आएगा डायग्राम, दिस विल बी फॉर दी मूवमेंट, ये प्लस हो जाएगा मेरे पास पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, पीएल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं दोनों को कंबाइन करता हूँ, दोनों को कंबाइन करने पे मेरे पास कैसे नेट रिजल्ट ये बनेगा, दिस इज ड्यू टू दी मूवमेंट। ये किसके लिए, ड्यू टू, ये मेरे पास किसके लिए हो गया, ड्यू टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड, एंड दिस इज फॉर ड्यू टू मूवमेंट। ठीक है, तो इसको कंबाइन करके फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा आएगा। तो देखो इसका मतलब क्या है, जहां पे मेरा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है वहां पे ऑब्वियसली जो क्रॉस सेक्शन फॉर रजिस्टिंग द बेंडिंग मोमेंट शुड बी मैक्सिमम, वहां पे क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। जिस जहां पे मेरा बेंडिंग मोमेंट मिनिमम हो गया या जीरो हो गया, वहां पे, मतलब जीरो तो नहीं, जहां पे मिनिमम हो गया वहां पे क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए, मिनिमम हो गया। तो देखो अगर इन चारों फिगर को मैं देखता हूँ ध्यान से तो मेरे को नजर आएगा, देखो ये फिगर तो है नहीं, एक ही लास्ट वाला फिगर अगर मैं देखता हूँ तो इसके क्या एंड पे जो है वो क्या आ रहा है, विड्थ क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है। और इसकी स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर मैं विड्थ देखता हूँ वो कितनी आ रही है, मिनिमम आ रही है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। हो समझ में आया होगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि मोस्ट इकोनॉमिकल जो प्रोफाइल होती है वो कैसे बनती है। ध्यान रखना, मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोफाइल मेरी बनती है कि मेरा बेंडिंग मोमेंट किस तरह वेरी कर रहा है। अगर फ्लेक्चरर के लिए पूछा गया, अगर शेयर के लिए पूछा गया होता है तो शेयर के आधार पे मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ कि शेयर का वेरिएशन कैसा हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, दी प्लेनर स्ट्रक्चर आर एस टी shown in the figure is a roller supported at S and pin supported at R. Member RS and ST has uniform flexural rigidity EI and S is rigid joint. Consider only bending, deformation and neglect effects of the self weight and axial stiffening. When the structure is subjected to the concentrated horizontal load P at the end T, the magnitude of rotation at the support R is this. तो हमें क्या बताना है, इस सपोर्ट पे कितना रोटेशन हमारे पास आ रहा है, कितना रोटेशन आ रहा है ड्यू टू दिस लोड, जो पी लोड है उसकी वजह से हमारे आर सपोर्ट पे कितना आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले अपने लोड को ट्रांसफर कर लेंगे अपने बीम पे। तो अगर मैं यहाँ से, अगर मैं यहाँ पे लोड ट्रांसफर करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इस तरह से अगर मैं लोड यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इस
पॉइंट पे एस सपोर्ट पे मेरे पास क्या जाएगा, P इंटू एल बाई टू का मोमेंट जनरेट हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई अगर मैं करूंगा अपनी बीम को, तो मेरे पास फाइनल बीम कैसे नजर आएगी, यहाँ पे लग रखा है, यहाँ पे रोलर सपोर्ट लग रखा है, यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, पी एल बाई टू का एक मोमेंट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, होपफुली सबको समझ में आएगा। तो अब देखो इस एस टी जो बीम है हमारे पास, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इस पे। अब सिंपली हम क्या देख सकते हैं, ये हमारे पास इक्विवेलेंट सेक्शन है, हम ये कह सकते हैं दिस इज अवर इक्विवेलेंट सेक्शन। तो यहाँ पे अगर हम इसमें निकालने की कोशिश करूंगा, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स मैंने बोला था कि हम क्या रखते हैं, हमेशा अपने जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं उनको याद करके रखते हैं। तो अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को मैं देखूंगा, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होता था कि अगर एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम की अगर मैं बात करूं, तो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में यहाँ पे अगर एम मूवमेंट लगा होता था, तो अगर फर्दर एंड पे, जो फार एंड है या फार एंड पे अगर मुझे रोटेशन चेक करना है, अगर मैं इसे बी मान के चल रहा हूँ, तो थीटा बी विल बी इक्वल टू, अगर इसकी लेंथ जो है वो एल मानी हुई है, तो कितना हो जाएगा, एम एल बाय सिक्स ई आई। तो ये हमारे क्या था, फार एंड पे रोटेशन हुआ करता था। अगर मैं नियर एंड पे देखना चाहता हूँ, तो कितना हो जाएगा, थीटा ए विल बी इक्वल टू एम एल अपॉन थ्री ई आई। ठीक है, तो इस तरह से सारे रिजल्ट मैंने बोला था स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें याद करने होते हैं। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, ये हमें दिख रहा है कि इस एंड पे है और हमें मूवमेंट क्या करना है, इस एंड पे निकालना है, आर पे निकालना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, फार एंड का फॉर्मूला लगा देंगे। फार एंड का अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं, देखो क्या हो जाएगा, थीटा आर विल बी इक्वल टू एम, देखो लेंथ ऑफ द बीम कितनी होगी, एल अपॉन सिक्स ई आई। अब मैं क्या करता हूँ, एम की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो पी एल बाई टू इंटू एल इंटू सिक्स ई आई से अगर मैं देखता हूँ, तो आंसर विल बी पी एल स्क्वायर अपॉन 12 ई आई। ठीक है, तो दिस विल बी आंसर फॉर थीटा आर। अगर नियर एंड के लिए पूछा होता, तो हम क्या करते, दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे लगा लेते, वहां से भी आंसर आ जाता। तो पी एल स्क्वायर अपॉन 12 ई आई को मैं देखूंगा, तो ऑप्शन बी विल बी अवर आंसर। तो ये मैंने बोला था कि स्टैंडर्ड रिजल्ट से भी इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट से भी तुम्हें क्वेश्चन हमेशा नजर आते रहेंगे, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट हमेशा याद होने चाहिए हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, जो कि गेट 2020 में आया था। ये मॉर्निंग सेशन का एक और क्वेश्चन है, और इसी के साथ हमारे क्या जाएगा, 2020 में जो भी क्वेश्चन आए थे हम कवर कर लेंगे। तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ प्रिज्मेटिक लीनियरली इलास्टिक बार ऑफ लेंथ एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड मेड अप ऑफ मटेरियल्स विद यंग मॉडुलस E is subjected to an axial tensile force as shown in the figure. When the bar is subjected to axial tensile force P1 and P2, the strain energy stored in the bar is U1 and U2 respectively. If U is the strain energy stored in the same bar when subjected to an axial tensile force, द करेक्ट रिलेशनशिप इज। तो हमें क्या, उसने क्या कहा है कि तीन एक ही बार है, उस पर तीन अलग अलग तरीके से लोड लगाया गया। मैं कह सकता हूँ केस वन में P1 लोड लगाया गया है, सिमिलरली फिर केस टू आया, केस टू में P2 लोड लगाया गया है, और केस थ्री में क्या किया गया है, P1 प्लस P2 का कंबाइन लोड लगाया गया है। तो ये बोल रहा है कि अगर इसके लिए स्ट्रेन एनर्जी U1 थी, इसके लिए स्ट्रेन एनर्जी U2 थी, और इसके लिए स्ट्रेन एनर्जी U थी, तो वी हैव टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री। तो हमें U1 और U2 के बीच स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें देख लेते हैं स्ट्रेन एनर्जी कैसे लिख सकते हैं हम। स्ट्रेन एनर्जी किसी के लिए भी हमें पता है कैसे लिख सकते हैं, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर एल अपॉन, एक्सियल फोर्स के लिए पी स्क्वायर एल अपॉन 2 AE विल बी दी स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, तो अगर केस वन की मैं बात करता हूँ, केस वन के केस में क्या हो रहा है, U1 स्ट्रेन एनर्जी की बात होगी P1 लोड के कारण, तो P1 स्क्वायर एल इंटू टू ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबके लिए बराबर है। केस टू की अगर मैं बात करता हूँ, तो U2 किसके बराबर हो जाएगा, P2 स्क्वायर एल अपॉन 2 AE। अब फाइनली अगर मैं केस थर्ड की बात करता हूँ, केस थर्ड में हमारे पास क्या है, जो स्ट्रेन एनर्जी है वो कंबाइन लग रही है। केस थर्ड में स्ट्रेन एनर्जी, सॉरी, जो लोड लग रहा है वो क्या लग रहा है, कंबाइन लग रहा है। तो स्ट्रेन एनर्जी कितनी हो जाएगी, U या U3 है, U से मैं कह सकता हूँ, तो क्या इतना हो जाएगा, P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर और L अपॉन 2 AE। तो देखो अब हमें पता ही है ये P1 और P2 का अगर मैं समीशन करूंगा सिंपली, तो अगर मैं U1 प्लस U2 लिखता हूँ यहाँ पे, तो वो कितना आएगा, बाकी सब कॉमन लेके P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर, और बाकी सब मैं क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे L अपॉन 2 AE की बात आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ अपने इसकी, तो उसमें क्या हो जाएगा, देखो एक टर्म एडिशनल आ जाएगा, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 का टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा, और वो वाला अगला टर्म 2L अपॉन AE तो होगा ही। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा सिंपली, तो मैं क्या देख सकता हूँ, तो U विल बी ग्रेटर देन U1 प्लस U2। तो U मेरा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू U1 प्लस U2। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन देखूंगा, तो ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर या करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन थ्री हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। तो
इसी के साथ हमने क्या किया, गेट 2020 में आए हुए सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। मॉर्निंग के हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर करे थे, इवनिंग के हमने क्या है इस वीडियो लेक्चर में कवर कर लिए। तो होपफुली कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इसी तरह हम आगे बाकी गेट के लेक्चर कवर करते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दी लेक्चर।